अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कमरुज़्ज़मान खां और आप देख रहे हैं तबक़ाती कशमकश। गुजारिश ये है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसको सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी करें, और अगर आपकी कोई राय बनती हो तो उसका इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। हमने ये ज़िंदगी में सीखा है कि गुजरे हुए वक्त में अच्छा हुआ हो या बुरा हुआ हो, उसको जिंदगी से, तारीख से मिटाया नहीं जा सकता, रिमूव नहीं किया जा सकता। तारीख अलबत्ता हमें कुछ असबाक सिखाती है ताकि हम मुस्तकबिल में बेहतर कारकर्दगी कर सकें, उन गलतियों से बच सकें जो माजी में हमने की थी और जिनके हमने मुज़मरात भुगते थे। पाकिस्तान की तारीख के मुताबिक अगर हम देखें तो यहां पे कोई खबर पुरानी नहीं होती और ना कोई वाकया पुराना होता है। हर खबर पहले से मौजूद होती है और हर हादसा सानेहा पहले भी कई दफा हो चुका होता है। अगर हम किसी बम धमाके की बात करें तो पाकिस्तान में बम धमाकों की तारीख इतनी पुरानी है, इतनी तसलसल के साथ है कि उसमें सिर्फ नया ये होता है कि उसके शिकार होने वाले नए लोग होते हैं, नए खानदान होते हैं जिनसे उनके कीमती रिश्तेदारों को, अफराद खाना को छीन लिया गया होता है। लेकिन ये बम धमाकों का जो तसलसल है ये कभी खत्म नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती यह है कि तारीख से नहीं सीखा जाता, और तारीख की सितम ज़रीफी यह है कि वो लोग जो एक वक्त में इस किस्म की सियासत, इस किस्म के नजरिए को परवान चढ़ाते थे, जिसमें असले का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें बमों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें मासूम लोगों को मारने में कोई आर नहीं समझा जाता था, और जिसमें मुसल्ला धींगा मुश्ती को ही सियासत करार दिया जाता था, मजहबी तकद्दस में लपेटकर, हुब्बुल वतनी के वर्ग चढ़ा के और दीगर बहुत सारी खराफात जो उस वक्त दलाइल के तौर पे पेश की जाती थी, उसके तहत वो सारी मशक की जाती थी। हम 40-45 साल पीछे जाएं तो हमें पता चलता है कि यहां से अफगानिस्तान के अंदर हुकूमतें बदलने के लिए क्या खूनरेजी नहीं की गई। सिर्फ उस मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से गुंडों को जमा किया गया, मुसल्ला लोगों को जमा किया गया, दहशत गर्दों को जमा किया गया, और अफगानिस्तान को एक खूनी लोथड़े में बदलने में किसी किस्म की कमी नहीं रखी गई। और फिर न्यूटन का तीसरा कानून यहां पे हमें दिखाई देता है कि उस सारी कार्रवाई का रद्द-ए-अमल हुआ, और न्यूटन यहां पे फेल हो गया कि वो रद्द-ए-अमल उस इस्ताद के साथ, उस ताकत और उस रफ्तार के साथ नहीं वापस आया जिस रफ्तार से वहां पे ये सारे वाकयात किए गए थे, कराए गए थे, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा ताकत से वो रद्द-ए-अमल पाकिस्तान के अंदर आया, और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी शुरू हुई, पाकिस्तान के अंदर असले का इस्तेमाल शुरू किया गया, बेगुनाहों के कत्लेआम की एक सीरियल, ऐसी सीरियल जो अब तक जारी है, वो शुरू की गई। अभी बाजौर में खार के इलाके में जो दहशतगर्दी हुई, उसका शिकार एक मजहबी सियासी तंजीम जमीयत उलमा इस्लाम के गैर मुसल्ला और बज़ाहिर बेगुनाह अफराद उसका निशाना बने, जिसमें 49 लोग मारे गए, और एक खबर के मुताबिक 80 के करीब और दूसरी खबर के मुताबिक 200 के करीब जख्मी हुए, जिनमें से कुछ जख्मी ऐसे हैं जिनकी जो आइंदा आने वाली जिंदगी में शायद सेहतमंदाना तौर पे अपनी जिंदगी ना गुजार सके। यह वाकया हुआ उस जमीयत उलमा इस्लाम के साथ
जिसको इसी किस्म के 21 वाकयात का सामना करना पड़ा पिछले चंद एक सालों में, और बहुत सारे कीमती उनके अपने कायदीन वो इसमें मारे गए। अब ये वही जमीयत उलमा इस्लाम है जिसको हम ज़ियाउल हक के दौर में अफगानिस्तान के अंदर मुदाखलत के वक्त भी देख सकते हैं। उसका क्या मौकफ था, जो सारी दहशत गर्दी को सपोर्ट कर रही थी, वो सारी मुदाखलत को सपोर्ट कर रही थी, कत्ल गारत गरी को सपोर्ट कर रही थी, और धौंस के साथ, असले के जोर के साथ वहां की जो हुकूमतों को बदलने के लिए, वहां के समाजों के अंदर मुदाखलत करने के लिए वहां पे जो कार्रवाइयां हो रही थी उसके मुआवन के तौर पे मौजूद थी। और फिर अगले मरहले में जब 1993-94 में एक नया फेज शुरू हुआ जिसमें काबुल पे कब्जा करने के लिए जो पहली कोशिशें सारी नाकाम हो चुकी थी, तो फिर एक नया अफरियत जन्म दिया गया। CIA यहां की ताकतवर जो एजेंसियां उनकी मदद से, और यहां पे जमीयत उलमा इस्लाम की मदद से, और फिर जनरल बाबर की मदद से, जो जनरल बाबर वजीर दाखिला था, पाकिस्तान के बजाय सबसे ज्यादा रोशन और तरक्की पसंद सियासी चेहरा जो बेनजीर भुट्टो की हुकूमत का, और जाहिर है बेनजीर भुट्टो इस सारी कार्रवाई में बतौर एक फरीक मौजूद थी। और 1994 में वो जो खेल शुरू हुआ, खूनी खेल, खौफनाक खेल, उसने पूरे अफगानिस्तान के अंदर बर्बरियत का एक नया समा पैदा किया, जिसमें लोगों के गले काटे गए, हाथ काटे गए, लोगों के साथ जोर जबरदस्ती की गई, और फिर बहुत सारे और भयानक वाकयात हैं जिनका जिक्र हम फिर कभी करेंगे। लेकिन आज वही जमीयत उलमाए इस्लाम का एक धड़ा, बल्कि वही जमीयत इस्लाम फजल रहमान वाली, आज खुद उसी अफरियत के एक और खौफनाक पोर्शन या ऑफशूट या उसी किस्म की एक और ब्लॉक की जो खौफनाकी का शिकार है, उसके हमलों का शिकार है, जिसको दाश कहा जाता है। इससे पहले इस एक खौफनाक और तंजीम थी जो खालिद खरासानी की क़यादत में चल रही थी, और फिर तालिबान थे, पाकिस्तानी तालिबान, अफगानिस्तानी तालिबान, और अब ये दाइश है। आज फजल रहमान कितना डरा और सहमा हुआ है। आज वो कहता है कि हमारी किसी के साथ मुखालफत नहीं है। वो फजल रहमान जो आम तौर पे भी आम सियासी बयान भी धमकी के अंदाज में देता है, आज अपने ही पैदा करदा एक अफरियत जो उनकी 40 साल पहले, 30 साल पहले और 1994 में जिन पॉलिसियों की उन्होंने हिमायत की थी उसके नतीजे में पैदा हुआ, उसके सामने कितना सहमा और डरा हुआ है। ये एक तारीख का सबक है जिससे उस तारीख को हम वापस नहीं ले जा सकते, लेकिन उससे सीख सकते हैं कि हम मजहब को खौफनाक अंदाज में इस्तेमाल ना करें। मजहब हर इंसान का जाती मसला है, लेकिन जब उसे सियासी तौर पे, नजरियाती तौर पे और हलाकतों के लिए, फतवों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो एक वक्त में आपके मुखालफिन मारे जाएंगे और आने वाले किसी एक वक्त में निशाना आप भी बन सकते हैं। 21वीं सदी में अगर आगे बढ़ना है तो हमें बहुत सारी चीजों को जिस पोर्शन की वो है उसी में वापस रख के साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए तरक्की के जीने चढ़ने के लिए नए जो आज इल्म के मीनारे हैं, जो नई रोशनी है, जो नए रास्ते हैं, उनको अपनाना होंगे। और आज हम जो फौत हो गए हैं, जो दहशत गर्दी का शिकार हो गए हैं, जो बहुत अफसोसनाक अलमनाक वाकया हुआ, हम उन मरे हुए लोगों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन मुस्तकबिल में हम ऐसे वाकयात से बच सकते हैं।